हेलो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन का हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रिक्शन। और इससे पहले के वीडियो के अंदर आपने फ्रिक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है, और वर्क, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इस वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करना चाहते हैं। सपोज क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, बट वहाँ पे हमने सरफेस को फ्रिक्शन लेस सरफेस लिया था। और यदि फ्रिक्शनल सरफेस है तो क्या होगा। मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया, और एंगल थीटा दिया हुआ है सपोज 30 डिग्री, ठीक है। यहां पे एक ब्लॉक रखा है 2 किलोग्राम का, और पुली लगा दी, यहां पे पुली फ्रिक्शन लेस है, और इस पुली से स्ट्रिंग भांग करके एक वेट लटकाया, 5 किलोग्राम मास का ब्लॉक और लटका दिया, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है वो फ्री टू मूव है, बट अब की बार ये जो सरफेस है फ्रिक्शनल सरफेस है, मीन्स रफ सरफेस, एक तरह से ये ले लेते हैं, रफ सरफेस है, मीन्स क्या है, फ्रिक्शन लेस नहीं है। जैसे उसके अंदर क्वेश्चन किए थे आपने लॉज ऑफ मोशन के अंदर, वहां पे हमने फ्रिक्शन लेस सरफेस लिया था, और ये एज्यूम करके चलेंगे कि भाई जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, वो वेट लेस है, बहुत ही मास कम है, पुली है वो फ्रिक्शन लेस पुली है, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है, मान लेते हैं ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे मूव करेगा, तो ये ब्लॉक कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। इसके अंदर टेंशन कितनी हो गई, मान लो टी, यहां भी टेंशन, रस्सी वही है, कितनी हो गई टी। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द टेंशन टी। क्वेश्चन ये है फाइंड टेंशन टी एंड एक्सेलरेशन ए, ठीक है। दो चीजें हमें यहां पे निकालनी है, एक्सेलरेशन ए निकालना है। जरूरी नहीं है ये ब्लॉक नीचे जाए, हो सकता है ये भी नीचे जाए। मैंने मान लिया कि मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन नीचे, मतलब ये ब्लॉक नीचे जा रहा है। अब यदि हाँ ए नेगेटिव आता है तो उल्टा हो जाएगा, ये नीचे आएगा और ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो वो बाद की बात है। यहाँ पे सपोज ये बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, और ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें ए एक्सेलरेशन निकालना है, किस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे जा रहा है और किस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है। एफबीडी से करेंगे क्वेश्चन, बस इतना ही है। वहां पे जब हमने किया था तो आप जानते हैं वहां पे क्या लिया था हमने, फ्रिक्शन लेस सरफेस लिया था, यहाँ पे रफ सरफेस ले लिया, बस इतना ही चेंज है, ठीक है। 5 किलोग्राम के ऊपर एफबीडी बना रहा हूं, एफबीडी यूज कर रहा हूं, 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, ठीक है। वेट mg कहां होगा, डाउनवर्ड, तो 5 इंटू जी। ये जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ध्यान रखना, कभी मतलब ग्राम मानो इसको, 5g, ठीक है, mg वेट है। ब्लॉक भी नीचे जा रहा है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, ma, तो 5 इंटू ए, नीचे की तरफ। टेंशन T कहाँ हो गई, ऊपर। ब्लॉक नीचे जा रहा है, देखो नीचे जा रहा है, तो 5g ज्यादा होगा किससे, T से, तो F इज इक्वल टू 5a है, F बराबर क्या आ जाएगा, 5g माइनस क्या T, या ये लिख दो 5a, g की वैल्यू पुट करना चाहो पुट कर दो, 50 माइनस क्या हो गया T, इक्वेशन नंबर क्या आ गई भाई, g की वैल्यू क्या ले लेना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। एक इक्वेशन बन गई, एफबीडी इस पे लगा। अब इस पे लगाओ, इस पे थोड़ा सा समझो कौन कौन सी फोर्सेज यहां पे लग रही है। कि इसका वेट mg ये ऐसे रखा है, ये ऐसे रखा है, यहां पे 30 डिग्री है, ये ब्लॉक है 2 किलोग्राम का,
इसका वेट mg कहाँ जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो 2g कहाँ चला गया नीचे। टेंशन कहाँ है ऊपर की तरफ, T ऊपर की तरफ है। कंपोनेंट बनाओगे तो एक तो इधर आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा इसके परपेंडिकुलर इधर, एक थीटा बनेगा इधर, तो mg cos थीटा इधर चला गया और mg sin थीटा इधर आ गया। m की वैल्यू ध्यान से सुन लो 2 किलोग्राम है। ठीक है, देखो ब्लॉक कहां जा रहा है ऊपर, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां होगी नीचे, तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शनल फोर्स हो गई F। ठीक है, ब्लॉक कहां जा रहा है ऊपर, किस एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो फोर्स कितनी होगी F डैश मान लेता हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है 2 किलोग्राम, m डैश लिख लिया। तो F डैश बराबर क्या आएगा, ऊपर जा रहा है तो कौन ज्यादा हो गई, T ज्यादा हो गई, किससे ज्यादा होगी माइनस। यहाँ पे देखो दो फोर्सेज हैं, एक तो mg sin थीटा है प्लस फ्रिक्शनल फोर्स है F, हो गई होगी। ठीक है, तो इस बॉडी को, इसको, इस डायग्राम को समझ लेना, बस इस डायग्राम को समझ लेना, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे दोबारा समझा रहा हूं, ये थीटा है 30, ये ब्लॉक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर के कर रहा हूं, mg sin थीटा नीचे गया, सॉरी वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड गया, नॉर्मल रिएक्शन इसकी परपेंडिकुलर हो गई, थीटा ये तो थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, इधर कौन सा कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, इधर आ जाएगा mg sin थीटा। बॉडी कहां जा रही है ऊपर, टेंशन कहां है ऊपर, फोर्स कहां होगी F डैश, m डैश a ऊपर, फ्रिक्शनल फोर्स कहां होगी नीचे। तो अब देखो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, ऐड हो गए mg sin थीटा प्लस f, t में से घट करके क्या आ जाएगी, नेट फोर्स आ जाएगी, तो f डैश आ गई t माइनस mg sin थीटा प्लस f। एक इक्वेशन मेरी ये बन गई। ठीक है, समझ गए होंगे। यदि इक्वेशन समझ आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम के अंदर इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए, बस इतना ही है। इक्वेशंस आ गई, कोई समस्या आपको यहाँ पे आने वाली है नहीं। हाँ, इक्वेशन में ही दिक्कत हो गई तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है, और अब वैल्यूज पुट करेंगे, a और t की वैल्यू फिर फाइंड आउट हम करेंगे। तो यहां पे क्या करना है, f इज इक्वल टू क्या जान, एक इक्वेशन ये मान लो, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि t और a निकालना है मुझे यहां से। ठीक है, तो इसका काम हुआ मेरा, यहां पे साथ साथ लिखते जाना, वीडियो को पॉज कर लेना। ये इक्वेशन में लिख रहा हूं, मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई कि 5a इज इक्वल टू 50 माइनस टी, फर्स्ट इक्वेशन में यहां लिखा। सेकंड इक्वेशन से काम करूंगा, अब इसका भी काम हो गया, ये भी हटा रहा हूं। ठीक है, एफ डैश इज इक्वल टू हो गई एम डैश ए, और एम डैश की वैल्यू 2 किलोग्राम, तो 2 इंटू ए इज इक्वल टू टी माइनस एम डैश है यहाँ पे भी, तो एम डैश की वैल्यू, ये एम डैश हो गया सारा, उसको हम मान रहे हैं तो ये भी एम डैश की वैल्यू 2 इंटू जी की वैल्यू 10 और साइन 30 हो गया 1/2 प्लस एफ होता है म्यू आर, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर म्यू आर। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर हो गई म्यू आर, और म्यू भी दिया हुआ है क्योंकि म्यू के बिना काम नहीं चलेगा। मान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है 0.3 मान लो, क्योंकि 0 और 1 के बीच में होता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी सपोज कितना दिया हुआ है 0.3, 0.3 इस क्वेश्चन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। और r इज इक्वल टू हो गया हमारा क्या m डैश जी कॉस थीटा, तो ये भी वैल्यू पुट कर दो, r इज इक्वल टू हो गया m डैश जी कॉस थीटा, तो m डैश की वैल्यू हो गई मेरी 2, ये हो गया 10 और cos 30 होता है कितना √3/2, 2 से 2 कट गया, 10 इंटू √3 और √3 की वैल्यू 1.73, तो 17.3 ये आ गया। ठीक,
2 से 2 मेरा ये कैंसिल हो गया और यहां पे आ गया 2a बराबर t माइनस, या तो बच गया 10 प्लस 0.3 और इंटू आर की वैल्यू है 17.3। ये अपना काम हो गया इसका। ठीक, यदि रफ सरफेस दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो हम सीख रहे हैं यहाँ पे। तो 2a इज इक्वल टू आ गया t माइनस 10 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 3 9 आ गया और ये 17 इंटू 3 51 हो गया, 1 और 2 के बाद लग जाएगा तो 5.19 लगभग 5.2 ले लो इसको 5.2। तो ये आ गया 2a इज इक्वल टू टी माइनस 15 पॉइंट। ठीक, ये आ गया और 15.2 की जगह भी 15 ही ले लो, आसानी हो जाएगी। और इस इक्वेशन को मान लो थर्ड। अब इन दोनों से सोल्व करो, a आएगा, दोनों को ऐड कर दो। देखो t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो तो 5a प्लस 2a कितना हो गया 7a। 50 में से 15 चला गया, कितना बच गया 35 और t से t कट गया तो a की वैल्यू आ गई 35/7 लगभग 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a की वैल्यू ये आ गई। थोड़ा अप्रोक्सीमेट करोगे तो 4.8 या 4.9 मिल जाएगी आपको, बट अप्रोक्सीमेशन के अंदर हमारा आंसर ये आया। और क्वेश्चन जब सोल्व करो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया करो, कोई दिक्कत है नहीं। a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपके पास टेंशन आ जाएगी। इतना आप लिख लो, a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर रहा हूं, इसका काम हमारा हो गया। a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं तो 5 इंटू 5 बराबर 50 माइनस टी, 25 50 माइनस टी को इधर ले आओ, 50 माइनस 25 ही आ गया 25 न्यूटन, क्योंकि टेंशन भी एक तरह से क्या है, फोर्स है, तो उसकी यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन। ये अपना एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, उसको आप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन के ऊपर ही। दिया हुआ एक ट्रेन का इंजन है जिसका मास दिया हुआ है। An engine moves up on an incline 5 in 13 or 5 in 13 at the rate of, उसकी स्पीड दी हुई है, किस स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, 9 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द पावर ऑफ इंजन, इफ दिया हुआ है मास ऑफ इंजन 6.5 मीट्रिक टन एंड म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है इसका 1/12 और टेक जी बराबर 9.8। अब इसमें 9.8 दे रखा है तो 9.8 ही लेंगे, नहीं तो अप्रोक्सीमेट में हम क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। नहीं दिया हुआ हो क्वेश्चन में तो 10 ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है,
तो क्वेश्चन आप नोट कर लो, दिया हुआ क्या है ये समझना। अब इसमें एक नई चीज है कि इसे कैसे समझेंगे, इसे कैसे समझेंगे हम। ये दिया हुआ है, जैसे इनक्लाइन का मतलब इसका ये है, ये तो ओरिजेंटल सरफेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इनक्लाइन का मतलब ये इनक्लाइन हो गई। अब इसका मतलब ये है कि यदि इंजन यहां से स्टार्ट कर रहा है, मान लो इंजन यहां से 13 किलोमीटर चलता है, तो ये जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी। अब यदि इंजन मान लो क्या 13 मीटर चलता है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखेंगे। या ये भी लिख सकते हैं, जैसे ये 13 मीटर चलता है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। तो ये थीटा आप निकाल सकते हैं। इस इंक्लाइन 5 इन 13 का मतलब ये है कि यदि 13 इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर चलेगा तो हाइट ग्राउंड सरफेस से कितनी होगी, 5 होगी। मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, किलोमीटर में है तो किलोमीटर। मतलब ये 5 चलेगा तो ये यहां से यहां तक, सॉरी ये 13 चलेगा तो यहां से यहां तक हाइट कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक, अब आएगी आपके पास साइन थीटा की वैल्यू होगी। साइन थीटा नहीं आ गया यहां से, साइन थीटा आ गया कितना, 5/13। कॉस थीटा चाहिए, निकाल लो। कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका क्या, रूट। अरे होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कैसे आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। यहां से निकाल दिया। अब इसको सोल्व कर लो, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है 13 का स्क्वायर, यहां से 1 माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे, ये आ गया। इसको सोल्व करोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, और वैसे यही निकाल देता मैं, ये कितना होता है, 12 आएगा मेरे हिसाब से। हाँ 12 आएगा, तो 169, और ये आ गया 160-25, तो ये आ गया कितना, 12, सॉरी 144, और 169, ये 12/30। या ऐसे निकाल देना कि भाई ये 13 है, ये 5 है, तो ये निकाल लो, ये कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो कॉस थीटा कितना आ गया, 12/13। तो साइन थीटा आ गया 5/13, और कॉस थीटा आ गया 12/13। ये दो चीजें यदि हमें चाहिएगी तो हम यहां से सोल्व कर लिया है हमने, इसका मतलब है ये। ठीक, कैसे भी निकाल सकते हो, चाहे इस फार्मूले से निकाल लो, या इस तरह से हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया हुआ था तो बेस निकाल लिया था मैंने, उसके हिसाब से कर लो। वो आपकी मर्जी है, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया। पावर निकालनी है, पावर के लिए वर्क निकालना पड़ेगा। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन क्या, टाइम। पावर ऑफ इंजन निकलवा रहा है, ये आपने सुना होगा, 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का फॉर्मूला क्या था, F/S/T। ये अप्लाइड फोर्स हो गई, किस इंजन से हमें अप्लाइड हो, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर के लिए फॉर्मूला क्या था, F का। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी। ठीक, P बराबर F का फॉर्मूला क्या था, mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और इनटू क्या, नहीं समझे, ऊपर जा रहा है तो प्लस आएगा, नीचे आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, इतना ही फर्क है। अब सारी वैल्यूज आपके पास हैं। ठीक है, 6.5 मीट्रिक टन है, तो 1000 किलोग्राम होता है 1 मीट्रिक टन में। 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है, तो यहाँ पे पुट कर देना 6.5 इंटू 1000 इंटू 9.8। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/13, प्लस म्यू की वैल्यू दे रखी है 1/12, कॉस थीटा हो गया 12/13, और इंटू 9 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड बढ़ाओगे तो 5/18। 1 किलोमीटर पर आवर के अंदर 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। अब इसको आपको कैलकुलेट कर लो, हमारा काम हो गया।
इसका मतलब बस, इसका मतलब किसी क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा हो तो उसको हम कैसे समझें, क्योंकि काफी क्वेश्चन इसके ऊपर है। ठीक, अब ये आ गया 6500 इंटू 9.8 और इंटू 12 से 12 कट गया, 13 एलसीएम आया तो 5 + 1 कितना हो गया 6/13, 9 से ये 2 पे कट गया 5/, इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक, इसको आप कैलकुलेशन कर लेना। 13 7 91, ये लगभग कट जाएगा 0.7 पे, 2 से 2 3 6, 0.7 का एक डेसिमल हटाऊंगा क्या हो जाएगा 0, एक कट जाएगा, 7 या 21, 21 और 5 105 और उसको 650 से मल्टीप्लाई, ये आंसर आ जाएगा इतना। पावर की यूनिट होती है वॉट, जो भी आंसर आए क्या लिख दोगे वॉट। ठीक, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ये डिस्कस किया है। यदि इंक्लाइन का क्वेश्चन दे रखा हो तो आप कैसे समझेंगे, क्वेश्चन को जब तक खुद नहीं करोगे तब तक होगा नहीं। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हम क्या खुद से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मान लो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक का मास दिया हुआ है अपने पास √3 किलोग्राम, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू की वैल्यू वो भी दी हुई है 1/2√3, 1/2√3। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे एक फोर्स लगाए F, एंगल दिया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री, और ये कह रहा है कि F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स की ब्लॉक डजंट मूव, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F such that the block doesn't move। ये करना कि F की वैल्यू वो मैक्सिमम निकालनी है कि उससे ज्यादा हो गई तो ब्लॉक मूव कर जाएगा, कि इतनी फोर्स ज्यादा से ज्यादा लगा दो कि वो मूव ना करे, इतनी फोर्स लगाओ कि वो मूव ना करे। ठीक है, अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। पहले खुद करना है, ट्राई करनी है, खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद वीडियो को देखोगे। अब यहां से क्या है समझना कि मूव करेगा, वर्टिकल तो मूव करने से रहा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा, वर्टिकली तो आने से रहा, एक्स एक्सिस में ही तो मूवमेंट होगी, तो एक्स एक्सिस में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस के अंदर फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है समझो। ये एफ ऐसे आ रहा है, ये 30 डिग्री 60 डिग्री है, ये सीधा चला गया एफ इधर, तो इधर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो इधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा एफ कॉस थीटा, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा तो किसको बैलेंस कर गया, रिएक्शन को, किसको बैलेंस कर गया, रिएक्शन को। और एफ कॉस थीटा क्या है अपने पास, हॉरिजॉन्टल फोर्स है या नहीं है। ठीक है, कर गया नहीं कर गया। वेट mg कहां जाएगा ब्लॉक का, नीचे, वेट mg कहां चला गया, नीचे। देखो समझो, तो r किसके बराबर हो गया, और फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगी, इधर,
एफ डैश मान लेता हूं, फ्रिक्शनल फोर्स एफ डैश इधर लगी, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, तो यहां से मेरे पास आर आ गया mg प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, और सुन लो ध्यान से, द ब्लॉक डजंट मूव, कब तक, जब तक जो अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स हो गई हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल में ये अप्लाइड फोर्स हो गई, डजंट मूव यदि एफ कोस थीटा लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा, एफ डैश। समझे, यदि फ्रिक्शनल फोर्स से हमारी अप्लाइड फोर्स कम रहेगी तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ये हमने कल पढ़ा था। और ब्लॉक को मूव करवाने के लिए हमें फ्रिक्शनल फोर्स से क्या ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए होंगे। अब एफ डैश क्या होता है, एफ की वैल्यू निकालनी है, एफ की वैल्यू निकालनी है cos 60, ये आ गया क्या, म्यू आर, होता ही है फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर। आर की वैल्यू क्या है, एफ cos 60, म्यू दिया हुआ है, आर की वैल्यू हो गई mg प्लस क्या, एफ साइन थीटा, क्योंकि एफ तो निकालना ही है। तो एफ cos 60 होता है कितना, 1/2, लेस देन और इक्वल टू, म्यू की वैल्यू है 1/2√3, mg m हो गया कितना, √3, g की वैल्यू 10 ले लेता हूं, हो गई 10, प्लस एफ की वैल्यू निकालनी है साइन 60 हो गया क्या, √3/2। अब इसको आप सोल्व करो, ये आ गया f/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2√3, √3 बाहर आ गया, अंदर बच गया 10 प्लस f/2, √3 से भी √3 काट दो, 2 से ये 2 काट दो, और f लेस देन और इक्वल टू, ये आ गया कितना, 10 प्लस f/2 को इधर ले आओ तो f माइनस f/2 क्या हो जाएगा, f/2, तो 20 आ गया, 20 न्यूटन फोर्स, या उससे कम रहेगी, कम तो चाहे कितनी भी रह जाए कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं फोर्स ही नहीं लगाऊंगा, तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हैं, उनको ध्यान से आप करेंगे समझ करके, तो आपसे क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए क्या है, न्यूमेरिकल्स के लिए जब तक पीछे के कंसेप्ट आप नहीं पढ़ेंगे, पीछे की बातें आप नहीं अच्छे से करेंगे तो दिक्कत है, ये साथ साथ करते जाएंगे, कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। ठीक है, तो फ्रिक्शन की एक दो बातें और कर देता हूं यहीं पे। एक बहुत ही अच्छी बात है कि फ्रिक्शन इविल है, हमारे लिए बुराई है, फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी है, जरूरी है। ऐसा क्यों है, इसको नोट कर लेना। तो पहली बात तो ये है, फ्रिक्शन नेसेसरी क्यों है, फ्रिक्शन इज नेसेसरी। फ्रिक्शन इज नेसेसरी, ठीक, सुनो बता रहा हूं, बुक के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं, बुक में से ये सारी चीजें एक एक दो लाइन है वो आप उठा करके लिख लेना। फ्रिक्शन जरूरी क्यों है, देखो गाड़ी के हमने ब्रेक अप्लाई करे, टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होगा तो गाड़ी रुकेगी, ठीक है, हमने ब्रेक अप्लाई करे, फ्रिक्शन होगा नहीं तो गाड़ी तो रुकेगी ही नहीं, क्या होगी, वो ठुकेगी, एक्सीडेंट होगा। तो जो ब्रेक्स हैं तो क्या लिखेंगे, पहली बात आप लिखेंगे द ब्रेक्स ऑफ द व्हीकल डू नॉट एक्ट विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बिना वो एक्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात, लिखना ही पॉसिबल नहीं होगा, इस मार्कर के बीच में और इसके बीच में फ्रिक्शन होगा तो ही तो हम लिख पाएंगे, नहीं तो लिख ही नहीं पाएंगे। राइटिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बिना लिखना पॉसिबल नहीं है। राइटिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है।
तीसरी बात, वॉकिंग इज नॉट पॉसिबल, चलना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो स्लिपरी आइस के ऊपर चलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन इतना होता नहीं है, फिसल जाते हैं हम। रेनी सीजन के अंदर, आजकल रेन चल रही है, तो रेनी सीजन के अंदर फिसलन ज्यादा होती है, तो हम बहुत ही संभल संभल के चलते हैं। ठीक है ना, तो रेनी सीजन के अंदर मतलब फ्रिक्शन के बिना चलना, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी गोल्ड, उसके अंदर जो लास्ट सीन के अंदर वो जूते निकाल करके भागते हैं, जब बारिश आ जाती है, तो शायद 1948 ओलंपिक का के ऊपर वो मूवी बनी हुई है। तो चलना फिरना दौड़ना वो भी बेहद मुश्किल है, किसके बिना? फ्रिक्शन के बिना। तो ये आप चीजें लिख लेंगे, बुक के अंदर दी हुई है कि फ्रिक्शन क्यों जरूरी है। फ्रिक्शन इज इविल, बुराई है। एक चीज और इसके अंदर ये है कि विदाउट फ्रिक्शन मशीनरी के पार्ट्स ही काम नहीं करेंगे। जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा मशीनरी के पार्ट्स काम नहीं करेंगे। अब बुराई कैसे है? बुराई ऐसे है कि वियर एंड टीयर, हमारे टायर फट जाते हैं गाड़ियों के, फ्रिक्शन होता है तो टायर फट जाते हैं, चेंज करवाने पड़ते हैं, साल 2 साल के अंदर टायर बदलवाओ, तो वो एक बुराई हो गई, कमी हो गई। ठीक है, और मशीनरी के पार्ट्स घिस जाते हैं, जैसे पंखा है, पंखा आवाज करने लग जाता है, उसके अंदर हम क्या लुब्रिकेंट्स मोबिल, वो है मेथड्स रिड्यूस करने के फ्रिक्शन के। तो फ्रिक्शन बुराई भी है और फ्रिक्शन इज नेसेसरी भी है। ठीक है, टायर का कटना फटना, मशीनरी के पार्ट्स का खराब हो जाना, वो सारा क्या है? बुराई है, कमियां हैं। अब मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन वो भी आप कर लेंगे बाय पॉलिशिंग, पॉलिश करके, बाय लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट करके, बाय बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग गोली ग्रीस जिसे हम कहते हैं, इस तरह से। यहाँ पे एक बॉल बियरिंग होता है, ये ऐसे मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इस तरह से। तो बॉल बियरिंग से, तो इन चीजों से फ्रिक्शन को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। इसमें और 2-3 बातें हैं रिड्यूस करने के मेथड फ्रिक्शन के। बाय यूजिंग अलॉय, स्ट्रीमलाइनिंग से फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है, बाय स्ट्रीमलाइनिंग। तो ये बुक के अंदर दी हुई है, आपके पास जो भी बुक है सभी के अंदर फ्रिक्शन जरूरी क्यों है उसके ऊपर 3-4 बातें हैं। विविल है, बुराई है, उसके ऊपर, और रिड्यूस करने के ऊपर, कैसे कम किया जा सकता है, बढ़ा भी सकते हैं। मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ाया भी जा सकता है। रेनी सीजन है, सूखी मिट्टी डालते हैं, ठीक है, तो सूखी मिट्टी डाल करके हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। बुरादा डाल करके फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सकता है। क्रिकेट देखते हो, वहां पे क्या पिच के ऊपर जब गीली हो जाती है तो वहां पे सूखा बुरादा, सूखी मिट्टी वहां पे डाली जाती है। सूखी मिट्टी को सैंड कहते हैं, गीली मिट्टी को हम, चिकनी मिट्टी को जैसे क्ले वगैरह, तो सैंड, बाय यूजिंग सैंड, ठीक है, ड्राई सैंड, और बाय यूजिंग स्ट्रॉ पीसीज, घास फूस के टुकड़े वहां से, तो आप फ्रिक्शन को बढ़ा भी सकते हैं। तो फ्रिक्शन को बढ़ाया भी जा सकता है, फ्रिक्शन को कम भी किया जा सकता है, और फ्रिक्शन नेसेसरी है, फ्रिक्शन इविल है। वो सब बातें हमने यहां पे डिस्कस कर दी है। तो इस वीडियो के अंदर जो हमने पढ़ा है वो कुछ एक न्यूमेरिकल्स करें फ्रिक्शन के ऊपर। और देखो बेटा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे न्यूमेरिकल होंगे नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद करोगे तो ही समझ आएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मेथड्स लिखने हैं, और बाकी हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।